Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं लेक्चर देने वाली हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के टॉपिक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से एक क्वेश्चन जो है जरूरी पूछा जाता है. इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कही जाती है. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कब कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और कब कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता है. हमें पता है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बन जाते हैं आपस में. हमें कुछ ऑब्लिगेशन अपने दूसरी पार्टी को फुलफिल करने पड़ते हैं. तो जब हमारे ऑब्लिगेशन और राइट कम्स टू एंड होते हैं तो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने अपनी कार जो है बी को बेची. अब बी को कार के बदले पैसे देने हैं तो एक ऑब्लिगेशन क्या है कि कार देनी है बी को. बी का ऑब्लिगेशन क्या है? कार के बदले पैसे देने. जब दोनों अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर देते हैं, मतलब ए ने कार दे दी, बी ने पैसे दे दिए, तो माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया. अब इस डिस्चार्ज के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, बाय ब्रीच भी हो सकता है, बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकता है, और एक होता है आपका बाय इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. तो आज हम उसी टॉपिक को रीड करेंगे जो डिस्चार्ज के बहुत सारे तरीके हैं. उनमें से एक तरीका है बाय सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट डिफिकल्टी या इम्पॉसिबिलिटी. तो आपको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए. देखिए, दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है, एक तो इनिशियल होती है और एक सब्सिक्वेंट होती है. तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता था, वो इम्पॉसिबल था परफॉर्मेंस के लिए, तो वो तो माना जाता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी. लेकिन आपने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके परफॉर्म से पहले बीच में, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट अब इम्पॉसिबल हो जाता है कि अब आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल भी दे रही हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कहा कि आप मेरी लड़की से शादी कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सी जो है, उनकी जो बेटी है, वो डी से शादी कर लेती है. इसका मतलब अब बी तो सी से शादी नहीं कर सकता, तो ये डिफिकल्टी मानी जाएगी आपकी सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होती हैं वो अपने अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाती है. तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया. अब इसमें कुछ केस होते हैं, जब वो केस होते हैं सिर्फ उन्हीं केसेस में आप मानते हो कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है, और किसी भी उसमें आप नहीं मानोगे. तो ऐसे केस कितने हैं आपके? 5 केस होते हैं. सिर्फ 5 केस की कैटेगरी में अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है तभी मानेंगे यहाँ पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया. तो सबसे पहले है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. इसका मतलब है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका कोई सब्जेक्ट मैटर था, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो इट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है. इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिकल हॉल है. उस म्यूजिकल हॉल को किसी ने बुक किया कि उसमें मुझे म्यूजिकल नाइट के कंसर्ट करने. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद म्यूजिकल हॉल में आग लग गई और वो जल के बिल्कुल राख हो गया. तो इट मीन्स जिस म्यूजिकल हॉल में उन्हें कंसर्ट करनी थी, अपनी म्यूजिकल प्रोग्राम करने थे, वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया. तो माना जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से दोनों पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाती है. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड है डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी. तो ये तभी होता है जबकि आपकी उसमें फिजिकल स्किल या एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगर ने कहा कि मैं पूरे हफ्ते आपकी जो है म्यूजिकल जो आपका प्रोग्राम है उसमें अपना गाने की परफॉर्मेंस दूंगी. अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो सिंगर थी बहुत बीमार हो गई, अब वो गाना नहीं गा सकती थी. तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको फिजिकल इनकैपेसिटी हो गई. तो इस केस में माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जो है डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. क्लियर हो गया ये भी आपको.
नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आपका किसी कंट्री के साथ वॉर हो रहा है तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की वजह से अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल होता है तो माना जाएगा ये डिस्चार्ज है ऑन द बेसिस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को कहा कि मैं आपका कार्गो जो है एक फॉरेन पोर्ट पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, एक्स ने क्या कहा वाई को कि मैं आपका जो भी सामान है कार्गो है एक फॉरेन पोर्ट पे जो है भिजवा दूंगा। अब उसी वक्त जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जिस फॉरेन पोर्ट में उन्हें पहुंचाना था उस कंट्री की एक्स के कंट्री के साथ वॉर हो गई, तो माना जाएगा वॉर की वजह से जो है अब वो कार्गो फॉरेन पोर्ट पे नहीं पहुंचा सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है आपका चेंज ऑफ लॉ। अगर लॉ में कोई चेंज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी से कहता है कि मैं आपका सामान एक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी में रख के बॉम्बे से जो है दिल्ली पहुंचा देता हूँ, और जब उन्होंने कॉन्टेक्ट किया उसी के बाद जो है पैंडेमिक कोविड-19 आया और लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में ये बिल्कुल मना कर दिया गया, ये लॉ हो गया कि आप मुंबई से कोई भी सामान जो है दिल्ली में नहीं लेके आओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो वो लॉ नहीं था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन की वजह से लॉ चेंज हो गया। पहले तो आप आराम से जा सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपस में जो है ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रुक गया था। तो ऐसे केस में माना जाएगा कि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और इस केस में जो है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज माना जाता है। अब लास्ट है आपका सिचुएशन ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है जिस चीज़ के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वही आपका जो है सीज हो जाता है या नॉन एग्जिस्टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है एक बोट हायर करी क्योंकि उसको जो था एक किंग का जो है वो देखना था राज्याभिषेक कैसे होता है, वो जो है नदी के उस पार हो रहा था तो उसने इसलिए बोट हायर करी जिससे वो देख सके। लेकिन किंग की बीमारी की वजह से वो जो था प्रोग्राम वो कैंसिल हो गया, तो माना जाएगा कि उसे बोट का किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था मैं बोट इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं जो किंग है उसका राज्याभिषेक देख सकूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस पर्पस के लिए लिया था वो उसकी स्टेट ऑफ थिंग्स ही जो है सीज हो गई है। तो सिर्फ आप इन 5 केसेस में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है तभी मानेंगे कि यहाँ पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो कौन कौन से केस है, एक तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाता है, या पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाती है, या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर लॉ में चेंज की वजह से नहीं कर सकते, या कुछ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स जो है आपकी नॉन एग्जिस्टेंस हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड पे कब कब आपको एक्सक्यूज नहीं मिलता है। देखिए तो केसेस हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। वो कौन सा है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए अगर आपको परफॉर्मेंस में डिफिकल्टी आ रही है तो डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबिलिटी है, तो इम्पॉसिबिलिटी है तब तो आप डिस्चार्ज हो, लेकिन अगर सिर्फ डिफिकल्टी है तो ऐसे केसेस में जो है माना जाता है आप कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन से जो है डिस्चार्ज नहीं हुए। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। ए ने बी को कहा कि मैं आपको कोयला पहुंचाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने कोल की जो माइन थी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि कुछ टाइम तक जो है यहाँ से कोई भी कोयला नहीं निकाला जाएगा। अब बी ने कहा भाई ये तो मेरे लिए जो है बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि कोल पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने कहा यहाँ पे आपका जो फुलफिलमेंट थी परफॉर्मेंस की वो इम्पॉसिबल नहीं थी, सिर्फ डिफिकल्ट थी, क्योंकि अगर आप माइन से कोल नहीं ला पा रहे थे तो ओपन मार्केट में तो कोयला खूब बिक रहा था, आप वहां से खरीद के बी को दे सकते थे। तो यहाँ पे सिर्फ डिफिकल्टी है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिलीफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लगता है कि मुझे तो इससे प्रॉफिट कम हो रहा है और आप उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहे तो वो कहलाएगी कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और या कमर्शियल डिफिकल्टी। इसके बेसिस पे आपको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का रिलीफ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि मैं सर्टेन फर्नीचर आपको जो है 1 महीने बाद सप्लाई कर दूंगा,
लेकिन इसी एक महीने में टिम्बर की भी कॉस्ट बढ़ गई और वेजेस की भी कॉस्ट बढ़ गई। अब फर्नीचर वाले को लगा कि मैंने जिस रेट में फर्नीचर देना किया है अब तो मुझे बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे वेजेस में भी ज़्यादा देना है और टिम्बर खरीदने में भी ज़्यादा देना है। तो उसने कहा भाई मुझे तो कमर्शियल डिफिकल्टी आ रही है, मैं अब आपको जो है फर्नीचर नहीं दे सकता। तो कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे कमर्शियल डिफिकल्टी थी और कमर्शियल डिफिकल्टी के लिए आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का रिलीफ नहीं ले सकते। नेक्स्ट है डिफॉल्ट ऑफ ए थर्ड पर्सन, मतलब दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का रिलीफ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि मैं आपको जो है 1000 पिस्टन जो है सप्लाई करूंगा और ये पिस्टन मैं जेड से खरीदूंगा, क्योंकि जेड इनको जो है बना रहा है। अब जेड ने वो बनाई नहीं उसी टाइम पीरियड में, तो अब एक्स वाई को नहीं दे पाया। तो एक्स ने कहा भाई जब जेड ने मुझे नहीं दी तो मैं वाई को कैसे देता, तो मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन से जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हूँ। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक्स को समझबूझ के करनी चाहिए थी, अगर जेड से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई तो किसी और से लेनी चाहिए थी। अगर थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट से आपकी परफॉर्मेंस में जो है रुकावट आ रही है तो हम आपको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की फॉर्म में रिलीफ नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्राइक, लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस। अगर स्ट्राइक की वजह से या लॉकआउट की वजह से या कोई सिविल डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई रॉयट हो जाते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपको जो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है उसकी रिलीफ नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया। अब लास्ट है आपको पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। पार्शियल का मतलब है आपने कोई काम करने के लिए आपके बहुत सारे पर्पस हैं, उसमें से कोई पर्पस आपका पूरा हो रहा है और कोई पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, तो ये माना जाएगा पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी कि किसी काम करने के लिए तो इम्पॉसिबिलिटी है और किसी काम को करने के लिए नहीं है। तो इस केस में भी आपको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक पर्सन ने एक बोट को जो है हायर किया क्योंकि उसे नदी में घूमना था, एक पर्पस तो ये था, और दूसरा पर्पस था कि उसे राज्य का जो है राज्याभिषेक देखना था जो नदी के उस पार हो रहा था और वो बोट पे बैठ के उसे आराम से देख सकता था। अब राजा बीमार हो गया तो उसकी वजह से उसका जो कोरोनेशन प्रोसेशन था वो जो है पोस्टपोन हो गया। तो यहाँ पे अब उसका एक पर्पस तो डिफीट हो गया कि वो राजा का राज्याभिषेक नहीं देख सकता था, लेकिन वो जो नदी पे घूमने वाला पर्पस था वो तो अभी भी घूम सकता था। तो माना गया कि यहाँ पे पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो जो है आराम से काम कर सकता है। तो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी के केस में उसे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज या रिलीफ नहीं मिलेगी। तो अब आपको मेरे लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कब कब आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज ले सकते हो। तो अगर एक्सक्यूज ले सकते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बेसिस पे। लेकिन किस किस केसेस पे आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो, इट मीन्स अगर इन केसेस में आता है कि डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है या कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है या फिर डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, स्ट्राइक, लॉकआउट या सिविल डिस्टर्बेंस है या फिर पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, तो इस केसेस में आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज नहीं ले सकते, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं माना जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में जरूर रिपीट होता है किसी ना किसी फॉर्म में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।